Hello dear students, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is relating to CRPC. In the last previous lecture of CRPC, we have already discussed about the overview of charge and the object of framing of charge. आज के लेक्चर से हम कंटिन्यू प्रोविजन स्टार्ट कर रहे हैं. मैं ज्यादा लेंथी लेक्चर नहीं बनाने वाली हूँ. मुश्किल से 10-12 मिनट का लेक्चर हो सकता है. डेली का एक सेक्शन हम उठाएंगे और उसको अच्छे से हम कवर करेंगे. जहां ये लगा कि मुझे एक से ज्यादा सेक्शन उठाने चाहिए उस टाइम मैं आपको डबल सेक्शंस भी करवा दूंगी. तो आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 211 कंटेंट ऑफ चार्ज की, कि चार्ज जब अब लगाएगा कोई भी जज है, क्योंकि जज ही तो चार्ज लगाता है, अगर वो चार्ज लगाता है तो उसमें क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए. सबसे पहला, एवरी चार्ज अंडर दिस कोड शैल स्टेट द ऑफेंस. सबसे पहले उसे बताना पड़ेगा कि आपने कौन सा ऑफेंस किया है जिसके लिए आपको चार्ज लगाया गया है. इफ द लॉ विच क्रिएट्स द ऑफेंस गिव्स इट्स नेम स्पेसिफिक. अगर कोई ऐसा चार्ज है जिसमें स्पेसिफिक नेम दिया गया है किसी ऑफेंस का, तो उस ऑफेंस का आप सिर्फ नेम लिख दोगे. जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लिख देते हैं थेफ्ट और मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर. इस प्रकार से जो स्पेसिफिक नेम जिन ऑफेंसेस के हैं वो मेंशन कर दोगे. थर्ड क्लॉज कहता है कि इफ द लॉ व्हिच क्रिएट्स द ऑफेंस डज नॉट गिव इट एनी स्पेसिफिक नेम. जब इसको कोई स्पेसिफिक नेम ना दिया गया ऑफेंस को, तो आप क्या करोगे. सो मच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द ऑफेंस मस्ट बी ट्रीटेड एज टू गिव द एक्यूज्ड नोटिस ऑफ द मैटर विद व्हिच ही इज चार्ज्ड. जैसे एग्जांपल के तौर पर सेक्शन 184 है आईपीसी का, जिसमें आपको स्पेशली बताना पड़ेगा. उसमें क्या होता है, सेक्शन 184 बात करता है ऑब्स्ट्रक्टिंग सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल बाय अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट. वहां पर आपको एक्सप्लेन करने का बताना पड़ेगा कि आपने जब प्रॉपर्टी सेल की जा रही थी एक अथॉरिटी के ऑर्डर के हिसाब से, तो आपने पब्लिक सर्वेंट के उस काम को ऑब्स्ट्रक्ट किया है, रोकने का प्रयास किया है, तो आपको उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा. द लॉ एंड सेक्शन ऑफ द लॉ against which the offense is said to be committed shall be mentioned in the charge. चार्ज में आपको जो भी सेक्शन है, जिस भी सेक्शन के तहत आप मेंशन कर रहे हो किसी ऑफेंस को, वो आप मेंशन करोगे. The fact that the charge is made is equivalent to a statement that every legal condition required by law to constitute the offense charged are fulfilled in the particular case. कि जहां कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट है, आप चार्ज लगा रहे हो, उस स्टेटमेंट की फॉर्म में आप दे रहे हो, और उसके जो भी कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स है, जैसे वो वर्डिंग कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार से एक्यूज को वो समझ में आना चाहिए, तो वो सारा का सारा जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो भी आप उसमें कंप्लीट करोगे. ठीक है. सिक्स्थ क्लॉज कहता है द चार्ज शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट. जो कोर्ट की लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में लिखा जाएगा. अगर इंग्लिश वर्किंग लैंग्वेज है तो इंग्लिश में होगा. इफ द एक्यूज्ड हैविंग बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड, अक्यूज्ड पहले भी किसी ऑफेंस में कन्विक्ट हो चुका है और उसी का चार्ज अब दोबारा से लगा रहे हो, बाय रीजन ऑफ सच प्रीवियस कन्विक्शन टू एनहांस पनिशमेंट, जिसमें एनहांस पनिशमेंट का प्रोविजन है, और टू पनिशमेंट ऑफ ए डिफरेंट काइंड, या आपको कुछ अलग पनिशमेंट मिलनी है उसमें. अगर आपने पहले वो ऑफेंस किया है, उसी ऑफेंस के लिए आपका दोबारा चार्ज लग रहा है, तो उस मामले में फॉर ए सब्सिक्वेंट ऑफेंस एंड इट इज इंटेंडेड टू प्रूव दैट, और ये भी प्रूव करना पड़ेगा आपको कि जो प्रीवियस कन्विक्शन है, तो उसमें ये प्रूव करना होगा कि जो प्रीवियस कन्विक्शन है वो आपके पनिशमेंट को अफेक्ट कर रही है. तो द फैक्ट, डेट एंड प्लेस ऑफ द प्रीवियस कन्विक्शन शैल बी स्टेटेड इन द चार्ज. वो भी आपको चार्ज में बताना पड़ेगा. एंड इफ सच स्टेटमेंट हैज बीन ओमिटेड, अगर वो स्टेटमेंट छुपाई जाती है, बाय चांस उस टाइम नहीं लिखी गई, पता नहीं था, तो उसको कोर्ट जब कभी भी चाहे तो उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है वो उसमें ऐड कर सकती है. इसके साथ साथ जो एग्जांपल्स हैं चार्ज के, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, वो मैं पहले भी क्लास में आपको बता चुकी हूँ. पहला एग्जांपल है ए इज चार्ज्ड विद द मर्डर ऑफ बी. ठीक है, ए को जो है बी के मर्डर के लिए चार्ज किया गया है. दिस इज इक्विवेलेंट टू अ स्टेटमेंट दैट इट्स एक्ट फेल विद इन द डेफिनेशन ऑफ मर्डर. तो ये मर्डर की डेफिनेशन में आ जाएगा. जब सेक्शन 299 और 300 का आप मेंशन करोगे, तो ये साफ है कि जब आप 300 लगा रहे हो, 299 लगा रहे हो, तो किसी भी प्रकार की जनरल एक्सेप्शन में फॉल नहीं करता है. अगर आपने 299 सेक्शन में चार्ज लगाया है, चार्ज फ्रेम किया या 300 में किया, तो इसका मतलब कि वो किसी एक्सेप्शन में फॉल नहीं कर रहा. अगर एक्सेप्शन में फॉल कर रहा होता तो उसमें चार्ज जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता. नेक्स्ट कह रहा है कि ए चार्ज अंडर सेक्शन 320
6 of the IPC with voluntarily causing grievous hurt to be by means of an instrument by shooting के द्वारा आपने जो है हमला किया है, grievous hurt किया है. This is equivalent to a statement that the case was not provided for by section 335. तो साफ हो जाएगा कि उसमें जो सेक्शन 335 है उसमें बात की जाती है कि अगर आपने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की वजह से वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट किया है तो उसमें 335 सेक्शन अप्लाई होता है. लेकिन अगर वो सेक्शन आपका 326 के तहत मजिस्ट्रेट लगा रहा है, इसका मतलब है कि आप जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में जिसमें कम पनिशमेंट का प्रोविजन है, तकरीबन 4 इयर्स का जिसमें प्रोविजन है, वो जो उसमें लागू नहीं होगा. नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज ए इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर. एक जो है वो मर्डर का आरोपी है, चीटिंग का भी आरोपी है, थेफ्ट का, एक्सटोर्शन, अडल्ट्री और क्रिमिनल इंटिमिडेशन का, और यूजिंग ए फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क. अगर ए इनमें से किसी का एक्यूज है तो चार्ज में स्टेट दैट ए कमिटेड मर्डर. तो चार्ज में लिखा जाएगा कि ए ने मर्डर कमिट किया, चीटिंग की, थेफ्ट की, एक्सटोर्शन और अडल्ट्री और क्रिमिनल इंटिमिडेशन किया है, और दैट ही यूज्ड ए फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क. उसने गलत प्रॉपर्टी मार्क का यूज किया है विदाउट रेफरेंस टू द डेफिनेशन. आप डेफिनेशन को एक्सप्लेन नहीं करोगे उस चीज में, आप डायरेक्ट जो है इन प्रोविजंस के नाम आप मेंशन कर दोगे जो स्पेसिफिक नाम दे दिए गए हैं. नेक्स्ट है ए इज चार्ज अंडर सेक्शन 184. मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बताया कि जब 184 का आप चार्ज फ्रेम करते हो तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि आपने इंटेंशनली ऑब्स्ट्रक्ट किया सेल ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में. आप क्लियरली आप बताओगे कि आपने किस तरीके से वो एक्ट किया और इसीलिए आपके ऊपर सेक्शन 184 का चार्ज फ्रेम किया जा रहा है. तो ये है हमारा 211 सेक्शन. तो हम 212 भी साथ साथ कर लेते हैं. पार्टिकुलर्स एज टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन. कह रहा है कि जब मान लो कोई ऐसा चार्ज आप फ्रेम कर रहे हो जिसमें टाइम, प्लेस और पर्सन के बारे में आपको डिस्कस करना पड़ेगा, तो उसमें आप करोगे. द चार्ज शैल कंटेन्स पार्टिकुलर्स एज टू द टाइम एंड प्लेस ऑफ द एलिज्ड ऑफेंस and the person against whom or the thing in respect of which it was committed are reasonably sufficient to give the accused notice of the matter which is charge. कि जो भी आपने चार्ज लगाया कि आपने सो एंड सो डे को, सो एंड सो डेट को आपने ये एक्ट किया है, ये ऑफेंस किया है, और आपने ये ऑफेंस उस व्यक्ति के अगेंस्ट किया, वो भी आप उसमें मेंशन कर दोगे, या आपने ऑफेंस उस चीज से रिलेटेड किया है. तो अगर आप ये सारा का सारा उसमें मेंशन करते हो तो साफ तौर पर ये रीजनेबली सफिशिएंट हो जाएगा कि एक्यूज को उसके बारे में नोटिस मिल चुका है कि उसको किस चीज का चार्ज लगाया जा रहा है. देखिए, चार्ज लगाने का मेन मकसद क्या है? चार्ज लगाने का मेन पर्पस यही है कि एक्यूज को इस बात का पता चले कि उस पर किस प्रकार का चार्ज लगाया गया है. जब चार्ज लगाया जाता है उसका मतलब है कि एक्यूज पर्सन जो उसमें एंटाइटल है कि उसको हर एक उस फैक्ट का पता चले जिस ऑफेंस के प्रति उसके ऊपर चार्ज लगाया गया है. तो ये जो सेक्शन 212 जो बात कर रहा है, ये साफ तौर पर यही चीजों की बात कर रहा है कि जहां ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपने टाइम भी बताना है, आपने प्लेस भी बताना है, तो वो सारा का सारा चीज जो आप मेंशन करोगे तभी तो उसको एक्चुअली पता चलेगा. तो जो ये सेक्शन का जो क्लोज 1 है ये साफ तौर पर यही बात कह रहा है कि जहां नीड है वहां पर आपको बताना पड़ेगा. अब बात करते हैं सेक्शन 212 के क्लोज 2 की. When the accused is charged with criminal breach of trust, जब criminal breach of trust की आप बात कर रहे हो, dishonest misappropriation of money की बात कर रहे हो, या कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, मान लीजिए कार है, उसका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आपने किया, आपके पास कोई व्यक्ति कार छोड़ के गया और ये कहा कि मैं 2 महीने बाद आके ले लूंगा, और आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ये तो एक नॉर्मल सी बात, आप ले लेना 2 महीने बाद आके. उस मामले में आपने बाद में देने से मना कर दिया उस गाड़ी को, तो ये माना जाएगा कि आपने जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है. या कोई रुपए का गबन वगैरह आपने किया है तो उस मामले में इट शैल बी सफिशिएंट टू स्पेसिफाई द ग्रॉस सम. ये सफिशिएंट है कि आप टोटल रुपया बता दो कि इन्होंने इतने रुपए का गबन किया है. डिस्क्राइब द मूवेबल प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस इज एलिजिबल. या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी आप कीमत बता दोगे कि जो है इतनी कीमत की वो प्रॉपर्टी थी, उसका जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है. एंड द डेट्स बिटवीन विच द ऑफेंस इज एलिजिबल. और ये आप ये डेट बताओगे कि कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक जो है ऑफेंस कमिट हुआ. विदाउट स्पेसिफाइंग पार्टिकुलर आइटम, बिना किसी विशेष आइटम की बात करते हुए बताते हुए,
एग्जैक्ट डेट बताने के बजाय आप सिर्फ अगर इतना भी बता देते हो तो सेक्शन 219 के मीनिंग के तहत जो वो सही माना जाएगा, वो चार्ज एग्जैक्ट माना जाएगा। हालांकि इसका प्रोवाइजो ये कहता है कि द टाइम इंक्लूडेड बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ सच डेट शैल नॉट एक्सीड 1 ईयर, एक साल से ज्यादा का जो टाइम नहीं होना चाहिए। सपोज कीजिए कोई व्यक्ति है, तो इसके अंदर कहने का मतलब पहले हम समझ लेते हैं, फिर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। ये सेक्शन जो है साफ तौर पे ये बात कहता है कि जब कभी भी आप एक साल के अंदर अंदर का कोई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में आप कोई चार्ज फ्रेम कर रहे हो, तो उसमें आपके लिए काफी है कि आप जो ग्रोस सम है, टोटल जो रुपया है, जितने का गबन हुआ है, जितने रुपए की वहां पर आप चार्ज फ्रेम कर रहे हो किसी क्राइम के, किसी ऑफेंस से रिलेटेड, वो सफिशिएंट होगा। और सेकंड, इसके अंदर आपको बिना कोई टाइम, एग्जैक्ट टाइम और डेट बताए बिना जो उस पर आप चार्ज फ्रेम कर सकते हो। जैसे कि एक कोई गांव का सरपंच है, मैं एग्जांपल ले रही हूँ नॉर्मली, सरपंच जो होता है उस पर आरोप लगा, सरपंच पर आरोप लगा कि 1 जनवरी से 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक, 2019 तक के बीच में जो सरपंच है उसने बीच में मान लीजिए मई के महीने में या जून के महीने में या अगस्त के महीने में, ये 3-4 महीनों में जो है रुपए का क्या किया, एम्बेजल किया है, गबन किया है। गबन के लिए आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कौन कौन सी डेट को, कि आपने ये बताना पड़ेगा कि जैसे कितनी ग्रोस सम थी, 5 लाख रुपीज का गबन किया, तो वो टोटली आप उसमें एक्सप्लेन कर दोगे। उसमें आपको स्पेशली कुछ और मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी कि आपने और क्या कुछ उसमें मेंशन करना है। तो हम 213, 214 भी साथ के साथ कर लेते हैं, इतना ज्यादा लेंथी नहीं है, छोटा सा है प्रोविजन, उसको भी समझ लेते हैं। 213 बात करता है वन मैनर्स ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड। आपने किस तरीके से ऑफेंस किया वो मैनर आपको बताना पड़ेगा। क्या आपने मारा, पीटा, चीटिंग की, तो क्या आपने चेक से की या आपने वैसे गबन किया, जो भी आप चोरी कर रहे हो तो किस तरीके से आपने आर्टिकल की चोरी की, वो सारा कुछ आपने बताना पड़ेगा। When the nature of the case is such that the particular mention in 211, 212 के जो पार्टिकल हैं वो आपने पार्टिकुलर्स दे दिए, उसके बाद भी अक्यूज को नोटिस नहीं गया, अक्यूज को पता ही नहीं चल पाया कि किस चीज के लिए उसको चार्ज किया जा रहा है, तो उसमें आपको पार्टिकुलर्स देने पड़ेंगे मैनर्स के, कि आपने किस तरीके से किया था। मान लीजिए एक चोर है, एक थीफ है, वो क्या करता है, वो पूरे साल चोरी करता है। उसे कहा तूने जो है 2 अगस्त को चोरी की, ठीक है, 4 अगस्त को चोरी की, या ये कह दिया अगस्त में चोरी की, लेकिन ये नहीं पता कौन से मैनर में कौन सी चोरी की, वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल कहता है ए इज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट ऑफ ए सर्टेन आर्टिकल एट ए सर्टेन टाइम एंड प्लेस। ए ने क्या किया, एक थेफ्ट की, एक विशेष ऑब्जेक्ट की एक विशेष टाइम और प्लेस पे, तो उसमें हमें ये नहीं बताना पड़ेगा कि वो चोरी हुई थी, मैनर क्या था, क्या उसने दीवार फांद के चोरी की या कैसे की, वो नहीं बताना। लेकिन एज एक्यूज ऑफ चीटिंग बी एट ए गिवन प्लेस एंड टाइम, तो उसमें आपको मैनर बताना पड़ेगा कि अगर ए ने बी के साथ चीटिंग की तो किस तरीके से की, क्या उसने रुपए का गबन किया या डॉक्यूमेंट के साथ चीट किया या उसने चेक के थ्रू किया या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू किया, जो वो आपको मैनर बताना पड़ेगा। ए इज एक्यूज ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस एट ए गिवन टाइम एंड प्लेस। ए ने झूठा जो है गवाही दी थी एक उस विशेष टाइम और समय पर, तो चार्ज में आपको बताना पड़ेगा कि कौन से फैक्ट के बारे में उसने गवाही दी थी और वो झूठा फैक्ट था। ए इज एक्यूज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग बी। ए को आरोपित किया गया कि उसने बी को रोका, पब्लिक सर्वेंट को, जब वो अपने पब्लिक ड्यूटी कर रहा था। टाइम कौन सा, गिवन टाइम और प्लेस है, तो उसमें भी आपको मैनर बताना पड़ेगा कि उसने किस तरीके से रोका उस पब्लिक सर्वेंट को, क्या उसके आगे घेरा बना दिया या वो बंदूक दिखाई, जो भी मैनर है वो आपको बताना पड़ेगा। ए इज एक्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ बी। ए को आरोपित किया गया कि उसने बी का मर्डर किया एक टाइम और प्लेस पर, उसे बताना ये जरूरी नहीं है कि उसने मर्डर किस तरीके से किया, उसने मर्डर किया वो सफिशिएंट होगा। अगर मान लो चाकू छुरे से किया वो जरूरी नहीं है, मर्डर तो हो चुका है। ए इज एक्यूज ऑफ डिसोबेइंग ए डायरेक्शन ऑफ ए लॉ। एक व्यक्ति है ए जो लॉ की डायरेक्शंस को नहीं मानना चाह रहा, उसकी इंटेंशन है कि वो बी को पनिशमेंट से बचाए, तो जब वो डिसोबीडियंस कर रहा है किस तरीके से कर रहा है, तो उसमें भी आपको चार्ज में ये बताना पड़ेगा कि उसने कौन सा मैनर यूज किया था। अब बात करते हैं हम 214 की। 214 कहता है कि वर्ड इन चार्ज टेकन इन सेंस ऑफ लॉ अंडर विच ऑफेंस इज पनिशेबल।
कि जब भी आप चार्ज के जो वर्ड्स लिख रहे हो वो लॉ की सेंस में ही उसको समझा जाएगा और उसी के हिसाब से पनिशेबल माना जाएगा कि कौन सा ऑफेंस होता है। यानी कि जो भी लॉ की सेंस में मर्डर है तो मर्डर के लिए क्या पनिशमेंट है, रोबरी है तो क्या पनिशमेंट है, हर एक का जो सेंस है लॉ में वो आपको समझना पड़ेगा। इन एवरी चार्ज वर्ड्स यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग एन ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन यूज्ड इन द सेंस अटैच्ड टू देम। जो सेंस उस चार्ज के साथ आप लगा रहे हो, जिस भी ऑफेंस से रिलेटेड लगा रहे हो, वो उसी ऑफेंस में ही, जिस ऑफेंस में उसकी पनिशमेंट होती है उसी हिसाब से उसे समझा जाएगा। तो ये हो गया हमारा 211 से लेकर 214 तक का प्रोविजन। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। और अगर जो मेरे इस चैनल को फर्स्ट टाइम पर इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे फर्दर जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो तो उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।